नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शाइनिंग मून में। आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट, जो है 1000 वर्षों के दौरान हुई परिवर्तनों की पड़ताल, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है एक मानचित्र मैप दिखाई दे रहा है, जो कुछ कटा-फटा दिखाई दे रहा है, जिसमें समुद्र भी दिखाई दे रहा है और इसकी भूमि भी दिखाई दे रही है। ये मानचित्र 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी का बनाया हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा नक्शा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। एक दूसरा मानचित्र फर्स्ट और मानचित्र जो सेकंड है उस पर नजर डालते हैं। मानचित्र फर्स्ट है जो अल इद्रिसी द्वारा 1154 में बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वह उसके द्वारा बनाया गया एक दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर है। मानो कि 1154 में ये बनाया गया और 1720 में ये बनाया गया। लगभग 700 वर्षों का उनमें अंतर है। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफी अंतर दिखाई देता है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत की उस जगह है जहां हम उत्तर भारत ढूंढेंगे। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत जहाँ उत्तर भारत दिखाई देगा। मतलब कि ये हमें उतना समझ में नहीं आएगा जितना कि जो नई सदी का मानचित्र है। जगहों के नाम अरबी भाषा में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। मैंने पहले बताया था आपको कि लगभग 600 वर्ष बाद ये मानचित्र बनाया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा क्योंकि इसकी जो जगह बाउंड्री बता रखी है वो आज के नक्शे के लगभग समान दिखाई दे रही है, जिसमें दक्षिण में श्रीलंका हमें दिखाई दे रहा है, गंगा का पथ भी हमें दिखाई दे रहा है और ये जो गुजरात का एरिया है वो भी क्लियर हमें दिखाई दे रहा है। नक्शा हमें ज्यादा परिचित लगेगा। इसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इसका नक्शे का इस्तेमाल करते थे। जो यूरोपियन लोग थे वो इंडिया आने के लिए व्यापारिक मार्ग और समुद्री मार्गों के लिए नक्शे का उपयोग करते थे। 18वीं सदी के आरंभ में विलाम द डिस्ले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप का चित्र दिया गया है। इसमें क्वेश्चन हमें बता रखा है कि लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नजर डालें, क्या उनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में हैं? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाकों के बीच ब्यौरा और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में इसका क्या कारण है? इसमें जो गंगा का पथ दे रखा है, गंगा का ये पथ दे रखा है हमें, जो सेम तो नहीं है लेकिन लगभग समान दिख रहा है। ये श्रीलंका, आइसलैंड, चलो नेक्स्ट। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहास जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं का, संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है।
जो पहले अल इंदरासी ने जो मैप बनाया था उसमें और बाद की 1754 में जो मैप बना उसमें काफ़ी अंतर देखने को मिला, क्योंकि विज्ञान में भी बदलाव आ गया था, विज्ञान भी बदल गया था। और इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उसमें नई नई जानकारी वो सूचनाओं का संदर्भ देते हैं। और भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें जो पहले से चली आ रही थी और अभी जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। चलो आगे देखते हैं, नई और पुरानी शब्दावली में क्या अंतर आया। जो पहले की शब्दावली थी और जो अभी की शब्दावली है उसमें क्या चेंजेस आए हैं देखते हैं। अगर समय के साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ साथ क्या होता है, ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ बहुत बदली। जो पहले के ऐतिहासिक अभिलेख थे वो कई भाषाओं में मिलते हैं, लेकिन काफ़ी भाषाएं ऐसी भी मिली जिन्हें अभी पढ़ा नहीं गया, लेकिन धीरे धीरे मध्ययुगीन काल में इनको पढ़ा गया। और उदाहरण के लिए मध्ययुगीन की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। तो मध्य युग में जो मिडेवल में जो फारसी भाषा थी वो आधुनिक भाषा में से भिन्न, काफ़ी भिन्न है। ये भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ में भी बदलाव आया है। जो फारसी भाषा जो मध्ययुगीन मिडेवल में चलती थी और जो मॉडर्न अभी फारसी भाषा चलती है उसमें व्याकरण और शब्दों में ही अंतर नहीं आया है, बल्कि समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल बदल गए हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान शब्द लेते हैं, आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। हिंदुस्तान जो शब्द है उसको अभी हम भारत के अर्थ में लेते हैं, लेकिन 13वीं सदी में जब फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज, कौन सा है, फारसी इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान जो शब्द है का प्रयोग किया था, इसका आशय क्या था, उसका आशय था पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। जो फारसी इतिहासकार था मिनहाज ए सिराज, उसके अनुसार हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग उसने पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में भी उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। और हिंदुस्तान का राजनीतिक अर्थ के रूप में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसे कि दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के साथ प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बदलते गए। जैसे जैसे दिल्ली का शासन बदलता गया, सल्तनत काल का विस्तार होता गया, वैसे वैसे हिंदुस्तान शब्द का भी प्रयोग अन्य क्षेत्रों के लिए करने लगे। लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ, क्योंकि सल्तनत काल का किसी भी ऐसा शासक नहीं हुआ जिसका दक्षिण भारत पर ज्यादा दिन तक कोई शासन रहा हो। इस कारण से दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। जो 16वीं सदी के प्रारंभ में जो बाबर आया था ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया, 16वीं सदी में जो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप मतलब भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के अमीर कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद शब्द का प्रयोग किसने किया, बताइए। हिंद शब्द का प्रयोग किया अमीर खुसरो ने। जो 14वीं सदी का कवि था अमीर खुसरो ने हिंद शब्द का प्रयोग किया। कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्ता के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं। उस समय क्या थे, राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े हुए थे हिंदुस्तान के साथ। जो अभी हम राजनीति और राष्ट्रीय अर्थ जोड़े रखते हैं, उस प्रकार राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं था। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उस शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही लीजिए,
हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में इतिहासकारों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम दूसरा शब्द लेते हैं विदेशी। विदेशी में अभी जो मॉडर्न इंडिया है उसमें हम क्या मानते हैं कि विदेशी ऐसा व्यक्ति है जो भारतीय न हो, मतलब विदेश से आया हो जो भारतीय न हो। लेकिन मध्य युगीन में वो व्यक्ति जो किसी गांव में किसी संस्कृति या दूसरे धर्म से रहता हो, आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अर्थ न हो, विदेशी कहलाता था। मतलब कि उस समाज या संस्कृति से कोई धर्म जाति दूसरा हो उसे विदेशी कहा जाता था, अंग विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी, हिंदी में क्या कहते थे, परदेशी, और फारसी में अजनबी कहते थे, अजनबी कहा जाता था। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। अगर नगर का वासी कई वनवासी कहलाता था, किसी नगर यानी शहर का व्यक्ति गांव में आ जाता था तो उनके लिए क्या हो जाता था, विदेशी हो जाता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान, अलग अलग धार्मिक, अगर एक ही गांव में दो किसान रह रहे हैं लेकिन वो अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जाति के हैं, जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। चलो आगे देखते हैं इतिहासकार और उनके स्रोत। जो उस युग में क्या क्या स्रोत थे और कौन इतिहासकारों ने क्या बात कही है। अगर हमें यह जानना है कि इतिहासकार किस युग में अध्ययन करते थे और उनके खोज की प्रकृति क्या थी, इसे देखने के लिए हमें अलग अलग स्रोतों का सहारा लेना होता है। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। क्लास 6 में हमने गुप्त वंश और शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। तो 700 से 1750 ईस्वी तक के लगभग हजारों वर्षों के बारे में हम पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे। इतिहासकार इस काल में सूचना इकट्ठी करने के लिए किस पर निर्भर करते थे? सिक्कों पर, सिक्के, शिलालेख। शिलालेख किसे कहते हैं? जो पत्थरों पर लिखे गए लेख थे उन्हें शिलालेख कहते हैं। स्थापत्य कला, भवन निर्माण कला। स्थापत्य कला किसे कहा जाता है? भवनों का जो मकान बनते हैं, भवन का निर्माण होता है, उसे स्थापत्य कला कहते हैं। तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते थे, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन्न थी। इस युग में प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे। हम हमें एक बता रखा है कागज का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान ने एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को धो डाला जिसकी इसकी जरूरत नहीं थी और कागज सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वस्तु कागज में लपेट लेता है। तो कागज कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी में? हमें ये जवाब देना है कि कागज कब इतना महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध होता था। 13वीं सदी में कागज मिलना मुश्किल था, क्योंकि इसमें बता रखा है कि किसी पांडुलिपि को धो डाला तो जरूरत नहीं थी। क्यों पांडुलिपि की जरूरत नहीं थी? कागज की जरूरत थी और कागज मिल नहीं रहता और पांडुलिपि को धोकर उसने इस्तेमाल किया। लेकिन बाद में दूसरी एक सदी बाद अगर आप खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो उसे किस्मत होती है तो दुकानदार का वह वस्तु कागज में लपेट कर देता है। मतलब कागज आसानी से मिल जाता था, क्योंकि वो दुकानदार ही कागज दे रहा है तो आसानी से मिल रहा होगा। अब आगे चलते हैं। धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होते हुए लोग धर्मग्रंथ, शासकों, वृत्तांत
शासकों के वृतांत धर्म ग्रंथ जो धार्मिक ग्रंथ हैं, शासकों के वृतांत जो शासकों के बारे में कहानियां बताई गई, शासकों के वृतांत उपदेश दिए गए, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियां, संतों की जो अर्जियां लिखी गई थी, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका प्रयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ, मंदिर पांडुलिपियां अंकित किया करते थे। उन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती, मगर साथ ही उनका उपयोग भी कठिन हो गया। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं। उस समय की बात करें 700 से 1750 ईस्वी की, उस समय छापेखाने नहीं थे। छापेखाने का मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस होती है अपनी, वो छापेखाने थे नहीं थे। मतलब कि किसी वस्तु को हमें अगर अभी अभी हमें किसी वस्तु की जरूरत होती है, हमें फोटोकॉपी करवा लेते हैं। फोटोकॉपी करवा लेते हैं अगर हमारे दोस्त के पास, अगर हमने एक दिन अगर क्लास मिस कर दी और हमें उसकी होती है, तो हम दोस्त से कॉपी लेके उसकी फोटोकॉपी कर लेते हैं या नकल कर लेते हैं या फोटोकॉपी करवा लेते हैं। लेकिन पहले इतना आसान नहीं था। इसमें लिपिक या नकलविश, लिपिक जो लिखता था, नकलविश यानी नकल करने वाला हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। मतलब कि ये काम इतना आसान नहीं है कि जैसा आप दूसरे ने लिखा वैसा का वैसा हम लिखते हैं, क्योंकि कभी कभी मित्र की लिखावट भी हमें समझ में नहीं आती है और हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। उसके लिखे हुए अक्सर छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेर बदल करते चलते थे। कई कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखन की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लेखकों पर बनाई गई प्रतिलिपियों पर भी पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाजा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। जैसे लेखक ने कोई दूसरा शब्द लिखा है, उसकी जगह उसको पता चला कि ये हमने गलत लिख दिया और गलत जानकारी है, तो वो करेक्शन करता है। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार पहली बार कब लिखा? 1356 में, और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1973 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपनी अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रहालयों में सही दबा पड़ा था। नेक्स्ट हम देखते हैं जो नए सामाजिक और राजनीतिक समूह है, में क्या क्या परिवर्तन हुए, इतिहासकारों ने क्या क्या परिवर्तन हुआ, अब हम वो देखते हैं। नए सामाजिक एवं राजनीतिक समूह है। सन 700 से 1750, मतलब कि 1000 सालों में 1000 वर्षों का अध्ययन
इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी की दर्शन होते हैं, जैसे जैसे सिंचाई में क्या है, सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में अग्निशास्त्रों, बारूद वाले हथियार होते हैं, का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। ये खान पान नई नई संस्कृति, नई नई सोसाइटी और अलग अलग विदेशी जातियों के कारण भारत में आया, जैसे आलू है, मक्का, मीट, चाय और कॉफी। ध्यान रहे कि तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप ये काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। उस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस महाद्वीप में क्या थी? इस महाद्वीप में अपार संपदा और भाग्य। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकाला। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह आम तौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे, जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वाभिमान। जो चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। चारण जो कवि होते थे वो राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के लिए अवसरों का लाभ, जो राजनीतिक दृष्टि से लाभ मिला, वो है मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। मुख्यतः लिपियों और मुंशियों का कार्य करने वाली जाति है। आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी। इस पूरे काल कौन सा बता रखा है इसमें? 700 से 1750 ईस्वी तक के बीच का मध्य जो हजारों वर्षों का काल था, उसके काल की बात हो रही है, जिनमें जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, कृषकों जो कृषक करने लगे, उनके नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज्यादा उपजाऊ जमीन होती थी। कुछ लोग मवेशी भी पालते थे। कुछ लोग खेती से, खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम करते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों, उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। इनको जो ये दर्जा दिया जाता था, वो क्या नहीं होता था? स्थायी नहीं होता था। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रतिभा और संसाधन का नियंत्रण है, इसके आधार पर दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। इस अनुभाग में प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है। उनमें कौन से परिवर्तन आपकी समझ में, आपके शहर या गांव में सबसे मजबूत रहे, आप बता सकते हैं? अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां सभी अपने अपने नियम बनाती थी।
जो जातीय व्यवस्था थी उसके अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रण रखने के लिए जातियाँ क्या करती थी, जातियाँ स्वयं अपने 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 नियम बनाती थी। इन नियमों को पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपनी निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांव में मुखियों का